जब आप नीरव मोदी का केस सुनते हो, पीएनबी वाला केस सुनते हो, लूट मची हुई है देश में। इज दैट ट्रू? उनके इंटरोगेशन से पता लगा जी, उनको 10,000 रुपये पर मंथ दिए गए थे 3-4 महीने के लिए, और कहा था कि तुम इस ऑफिस में बैठ जाओ। अपनी कंपनी में अपने ही सर्वेंट्स को डायरेक्टर बना दिया, खुद दुबई भाग गया। सर, आपके पूरे करियर में आपका सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन क्या था? See, there was no fear, but let me tell you, we lost our best inspector, मोहनचंद शर्मा। गोली टेररिस्ट ने नहीं चलाई, पहला एलिगेशन ये था। ISA को लगा कि डायरेक्टली उसका नाम नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने इंडियन ओरिजिन के लोगों को पटाना शुरू किया। उन चारों कारों में बॉम्ब लगाए गए थे और उनको हॉस्पिटल में स्टेशन किया गया था। सर, विजय माल्या, डू यू थिंक ही विल एवर बी एबल टू गेट बैक? क्योंकि उसके बाद इट इज़ नॉट ए जुडिशियल डिसीजन, इट इज़ ओनली ए ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन टू सेंड हिम टू इंडिया। ईडी में भर्ती होने के क्या तरीके? सी, ईडी में जो भर्ती होने के 2 सोर्स हैं एट द मोमेंट। एक तो है, Welcome to another episode of the Syllabus of Life. My guest today is Shri Karnail Singh, decorated IPS officer. He was the director of Enforcement Directorate. He has been in the CBI. He was the person who was leading the Batla House encounter, and he has worked in counter-terrorism for many years. The normal image of policemen that we have, you will realize, is not true. The gentleman that I am interviewing today is very polite, very calm, very emotionally stable, not at all prone to anger, and extremely patient. This is the type of person who we want leading the police force. This is the type of person who we want should have law and order in their hands. And thankfully, this is the reason that I have been able to sit here today and interview a very, very eminent person in this field. So, without further ado, let us begin the conversation and let's get started. Thank you. Thank you, sir, for this privilege, to giving me this opportunity to speak with you. you are most welcome. It's a rare privilege, sir, because you have had so much experience. I know कि आप बहुत ज़्यादा interviews या podcasts नहीं करते. I want to explore a lot of themes, sir. बहुत wide experience है आपका. Particularly starting from counter-terrorism, terrorism that is imported into India, to the crookedness of certain Indians, which I am sure you have seen plentifully in the ED. You were Director of Enforcement Directorate, Prevention of Money Laundering Act, और मनी लॉन्ड्रिंग और जितनी भी इकोनॉमिक क्राइम्स होती हैं सीरियस लेवल की, वो आपने देखी हैं सर, बहुत करीबी से, बहुत बारीकी से. यू हैंडल्ड द नीरव मोदी केस, यू हैंडल्ड द 2G स्कैम, यू ऑल्सो हैंडल्ड द विजय माल्या केस. सर, व्हाट इज़ इट दैट वी नीड टू नो अबाउट दिस? क्योंकि सुन के ऐसा लगता है, जब आप नीरव मोदी का केस सुनते हो, पीएनबी वाला केस सुनते हो, कि लूट मची हुई है देश में. दैट इज़ द इम्प्रेशन वन गेट्स. इज दैट ट्रू? There's some laxity is there on the part of बैंक ऑफिशियल्स जब वो लोन सेक्शन करते हैं. जी. इवन विजय माल्या के केस में भी ये देखा गया. फॉर एग्जांपल, विजय माल्या के केस में वैल्यूएशन रिपोर्ट जो थी, उनकी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, देयर वर 2 ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट. अच्छा. दे सबमिटेड ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि ऑफ हायर वैल्यू, नॉट द एक्चुअल ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट. दूसरा, ये जो भी बहुत से लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जो बैलेंस शीट है उसको रोज़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं. दैट मीन झूठी बैलेंस शीट सबमिट करते हैं, जिससे उनको लोन आसानी से मिल जाए. दैट मीन्स वेरिफिकेशन में कहीं कमी रह गई है. वो वेरिफिकेशन ज़रूरी है. तीसरी, जब लोन दिया जाता है वो एक पर्पज़ के लिए दिया जाता है. उस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए. एक्चुअली बैंक्स ऑफिशियल की ड्यूटी है कि उसकी मॉनिटरिंग करें. इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशो. डेट इक्विटी रेशो एक सर्टेन उसमें होना चाहिए, लाइक 75% डेट, 25% इक्विटी. नाउ इक्विटी इज सपोज टू बी गिवन बाय द कंपनीज. इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी हैव फाउंड कि वो जो लोन का पैसा आया है, इस पैसे को डाइवर्ट करते हैं. यानी झूठी परचेज दिखा दी, कोई शेल कंपनीज क्रिएट की, झूठी परचेज दिखा दी, पैसा वहाँ चला गया, फिर किसी और कंपनी में भेज के वो प्रमोटर के पास आ जाता है और फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं एज इक्विटी. दैट मीन्स अपनी कोई इक्विटी नहीं है. अच्छा, लोन लिया और उसी लोन से ही इक्विटी क्रिएट कर दी. तो
तो ये सर्कुलर हर केस में देखा गया है, जिस केस में भी फ्रॉड हुआ है हर केस में ये देखा गया है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत लोनली होती है। मेरे लाइफ के दो पैशंस हैं। आई लव टू प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स एंड इवन बोर्ड गेम्स, एंड आई लव टू लर्न, लव टू रीड। तो इन दोनों पैशंस को कंबाइन करके आई वांटेड टू मेक समथिंग जो कि गेमिफिकेशन के बेनिफिट्स लर्निंग को ट्रांसलेट करे। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आई हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज अ पैशन प्रोजेक्ट ऑफ माइंड। आई हैव क्रिएटेड द यूपीएससी गेम। ये एक एक्चुअल फुल ब्लोन बोर्ड गेम है। इसमें इंडिया के मैप पे कुछ जर्नीज हैं जिसमें आपको एक एक स्टेप पे क्वेश्चंस का आंसर करके आगे बढ़ना होगा। जो प्लेयर लबासना मसूरी पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। इस गेम को खेलने के दौरान मजा भी आएगा, आप बहुत चीजें सीखोगे भी और बहुत चीजें आप याद कर लोगे इन द प्रोसेस। इस गेम की पूरी डिटेल्स आई विल शेयर विद यू अगर आप इंटरेस्टेड हो, और इफ यू फाइंड दिस इज इन्वोकिंग योर क्यूरियोसिटी आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स रिलेवेंट टू द गेम एंड देन यू कैन चेक इट आउट। आई होप यू हैव फन विद इट। थैंक यू सर। एक कॉमन सेंसिकल सा ही क्वेश्चन है, लेमैनिश टाइप क्वेश्चन। अगर लोन लिया है तो लोन वापस भी तो देना पड़ेगा ना उनको। लोन वापस नहीं देते तभी तो केस होते हैं, डिफॉल्ट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं क्योंकि आपने प्रॉपर पैसा नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपने 750 करोड़ का लोन लिया, 250 करोड़ आपको अपने लगाने हैं। अच्छा। आपने क्या करा, 750 करोड़ में से 250 करोड़ डाइवर्ट करके वो अपने दिखा दिए। तो 250 करोड़ तो कम लगे ना उसमें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके नहीं लगे। आपके नहीं लगे। तो आप जो अब उसमें क्या होगा, लॉस होगा। कंपनी उस हिसाब से नहीं चल पाएगी जिस हिसाब से आप चलाना चाहते हैं। और जब लॉस होगा तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। और कई बार तो ये भी हुआ है, लोगों ने वो पैसे ही डाइवर्ट कर दिए। एक इंस्टेंस हुआ था, ये बम्बई का है ना। जो प्रमोटर था उसने लोन के लिए अप्लाई किया कि मुझे विदेश से ज्वेलरी खरीदनी है, यहाँ के उसको इम्प्रूव करेंगे फिर एक्सपोर्ट करेंगे। बिजनेस मॉडल है। ठीक है, लोन सैंक्शन हो गया, एडवांस पैसा बाहर भेज दिया फॉर परचेज। अब इसने क्या करा, अपनी कंपनी में अपने ही सर्वेंट्स को डायरेक्टर बना दिया, खुद दुबई भाग गया। वहाँ जाके वो जो कंपनी थी उसमें भी आदमी अपने भेजे थे, जिन कंपनी को इसने पैसे भेजे थे, एडवांस दिया था, वो एडवांस दिया था, वो भी इसी की कंपनी थी वहाँ पे। अच्छा। और फिर इसने किसी और कंपनी की कंट्री की सिटीजनशिप ले ली। मतलब ही प्लान्ड इट सो वेल कि लोन लेने पे पैसे भेज दिए, तो उसकी पहले से इंटेंशन खराब थी। ऐसे भी लोग हैं लोन लेने के लिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड देखा गया वो बैंकिंग लोन्स में देखा गया है। बैंकिंग लोन्स। सेकेंडली एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का। 3600 करोड़ रुपए भेजे गए सिंगापुर में इंडिया से एज एडवांस अगेंस्ट इम्पोर्ट। 3600 करोड़ डिफरेंट उसमें इंस्टॉलमेंट में। हाँ, करीब 13 कंपनी बनाई गई थी एक पर्टिकुलर बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा के, और उन कंपनी के थ्रू पैसे भेजे गए थे। इम्पोर्ट हुआ नहीं, पैसे भी वापस नहीं आए। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जब इसको ट्रेस बैक किया गया तो जो कंपनी बनी थी उसके डायरेक्टर्स कौन थे, झुग्गी वाले। अच्छा। उनके इंटरोगेशन से पता लगा जी उनको 10,000 रुपये पर मंथ दिए गए थे 3-4 महीने के लिए, और कहा था कि तुम इस ऑफिस में बैठ जाओ। एक किराए पे मकान, किराए पे एक शॉप ली, उसमें ऑफिस बनाया, वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद वो बंद कर दिया। सेकेंडली जो पैसे आए इसमें 3600 करोड़ रुपए डिफरेंट लोगों के आए, ये शेल कंपनीज के थ्रू आए। ट्रेस बैक करके पता लगा कि एंट्री करी हुई है कहीं, वहाँ से शेल कंपनी के थ्रू ये पैसे आए हैं। अल्टीमेटली जो कुछ लोग पकड़े गए वो बिजनेसमैन पकड़े गए। एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, कस्टम्स है सर। तो उसमें सर्टेन आइटम्स पे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो ये लोग क्या करते थे कि सपोज कर लो कोई चीज़ 1 लाख रुपए की है, जिसको 1 लाख रुपए की चीज़ एक्सपोर्ट करना है इनको, तो उसको ये 10 लाख की दिखाएंगे। ओवर वैल्यूएशन। विदेश में अपने ही इन्होंने कंपनी खोल दी, अपने लोग भेज के, और उन कंपनी में ये टाई अप हो गया। वो कंपनी जब आगे बेचेंगे उस सामान को 1 लाख का बिकेगा। अब 9 लाख कहाँ से आएंगे? ड्रॉबैक नहीं, 9 लाख कहाँ से आएंगे विदेश में इंडिया में आने के लिए? वो जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे भेजे थे वो 9 लाख, उसमें से 9 लाख रुपए यहाँ आ जाएंगे।
तो आपके तो 10 लाख वापस आ गए। हम्म। और आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया, डिपेंड करता है चीज़ पे, किसी पे 3% है, किसी पे 5% है। सपोज 5% ड्यूटी ड्रॉबैक है, आपको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से भी मिल गए। 1 लाख का सामान बेचा है, 5 लाख के गवर्नमेंट से मिल गए। तो लोगों का दिमाग बड़ा फर्टाइल है, कई लोगों का। इस तरह की एक्टिविटी भी लोगों ने की है, ऐसे केस सामने आए हैं। सर ये तो खैर कस्टम्स में बहुत देखा है मैंने जी। और ये वेल नोन है सर। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बैंक से लोन लेके पैसे निकाल कर उसको भाग जाना इज लिटरली लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रिक्स इन द बुक एंड वन द क्रिमिनल माइंडेड पर्सन विल एस्पायर फॉर इट। कस्टम्स में सर मेरा एक्सपीरियंस ये है, टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, 10 में से शायद 1 पकड़ पाते थे हम। क्या यही आपका एक्सपीरियंस है सर इन इस टाइप के ऑफेंडर्स में? सी सर्टेनली सारे केसेस तो लाइमलाइट में नहीं आते। फॉर एग्जांपल आप नीरव मोदी का केस लीजिए। ना नीरव मोदी के केस में एक पर्टिकुलर पंजाब नेशनल की ब्रांच में नीरव मोदी और इसका जो मेहुल चौकसी था, मामा नीरव मोदी का, इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑफिसर को पटाया हुआ था जो स्विफ्ट मैसेजेस को हैंडल करता था। अब इनकी जो फॉरेन कंट्री में ब्रांचेज हैं पीएनबी की, उनको उसने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू कर दिया इनके फेवर में। इनका जो कोर बैंकिंग सिस्टम है पंजाब नेशनल बैंक का, एक्चुअली बाद में हमने देखा इनके 30 डाटाबेसेस हैं और दे आर अनकनेक्टेड। कोर बैंकिंग सिस्टम और स्विफ्ट सिस्टम उस समय कनेक्टेड नहीं थे पीएनबी तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पता ही नहीं चलेगा कि कौन। स्विफ्ट से जो मैसेजेस जा रहे हैं वो कोर बैंकिंग में नहीं इंक्लूड होंगे, वो मैनुअली करने पड़ेंगे। ओह, तो ये जो ऑफिस पर्सन था ये उसको मैनुअली एंटर नहीं करता था। ओह कन्वीनियंट। तो नहीं पता लगता था। अब ये क्या करते थे, सेकंड टाइम लेने गए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले सपोज कर लो इन्होंने 100 करोड़ लिए, तो दूसरी बार इन्होंने 200 करोड़ लिए, 100 करोड़ वापस कर दिए। पहला ख़त्म, अब 200 करोड़ का वो हो गया। फिर तीसरी बार गए, 400 करोड़ ले लिए, 200 करोड़ वापस कर दिए, 200 करोड़ का यूज़ कर लिया। तो ऐसे ये चलता जा रहा था इनका। और जनरली बैंक में ये होता है कि ऑफिसर्स 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इसकी पोस्टिंग बड़ी लंबी वहाँ पर थी। ये या तो रिटायर हो गया या इसका ट्रांसफ़र हो गया, नया ऑफिसर आ गया इसकी जगह। अब ये पहुँचे उसके पास, भाई एवरग्रीनिंग कर दो हमारी। उसने कहा तो गलत है, उसने कंप्लेंट कर दी। अच्छा, नहीं तो पता ही नहीं लगता, बहुत बाद में पता लगता कभी। तो बहुत सारे इंसिडेंट तो हो सकता है नॉलेज में नहीं आते हो, लेट नॉलेज में आते हो। सर बहुत आते ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा तो मेजॉरिटी नहीं, बहुत सौ में सेटलमेंट हो जाता था, वन टाइम सेटलमेंट। अब जो आपने विदेश भागने की बात की, तो इसीलिए 2018 में एक नया एक्ट आया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जिसमें एक आ गया कि अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का ऑफेंस है और आदमी विदेश में भाग गया है तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो इंडिया में चाहे विदेश में, वो अटैच हो सकती है। ओके। पीएमएलए में तो हम वही प्रॉपर्टी अटैच करेंगे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। फॉर एग्जांपल अगर हम विजय माल्या का केस ले लें, जी सर, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इसका करीब 9,900 करोड़ था, वो अटैच कर लिया हमने। लेकिन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर में हमने इसके 5,000 करोड़ और एक्स्ट्रा अटैच किए, करीब 14,000 करोड़ से ऊपर का हमने इसका वो अटैच किया बिकॉज ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है तो किसी सिविल सूट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इंडिया में। अदरवाइज आप विदेश में बैठे रहो, भगोड़े रहो और इंडिया में केस लड़ते रहो वकीलों के थ्रू, तो वो भी बैन हो गया। तो उसका भी एक गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है ताकि इन पर एक्शन हो सके, इनकी प्रॉपर्टी अटैच हो सके, यहाँ की हो, विदेश की हो, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो या ना हो। सर आपके पूरे करियर में आपका सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या था? सिचुएशन और केस, लेट्स से बोथ। अलग अलग चीज़ें। सबसे डिफ़िकल्ट केस था जो मैंने आपको बताया 96 से 98 के बीच में जो दिल्ली में 42 ब्लास्ट हुए थे, दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस टू क्रैक। डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद, जब कंट्रोवर्सीज बहुत सारी, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, सम पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ, तो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सर क्या एक्सपीरियंस होता है डिफ़िकल्टी में आपको?
What is your fear? See, there was no fear. But let me tell you, we lost our best inspector, Mohan Chand Sharma. We got so many evidences. And whenever an encounter takes place, there is a proper set procedure. The procedure is, a case is registered, which is investigated by other agency, not by encounter agency. जिसका एनकाउंटर हुआ है वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी. इस केस में क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया. इसके अलावा NHRC को रिपोर्ट जाती है विद इन 48 आवर्स. NHRC भी क्वेरी करती है. फिर आप कहते हो जी ये एनकाउंटर फर्जी था. किस ग्राउंड पे आप कह रहे हो? एंड जब पॉलिटिकल लोग फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि अक्टूबर 2008 में हुआ था, नवंबर दिसंबर में 5 स्टेट्स में इलेक्शंस थे. 2009 के शुरू में पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे. तो दिस बिकम्स ए प्ले फॉर द पीपल टू गेट वोट बैंक्स. पर्टिकुलर कम्युनिटी की वोट मिल जाएंगे अगर हम उनके फेवर में बोलेंगे. यस सर, ये तो दिस इज वन. जब वो बोलने लगते तो मीडिया भी बोलने लगता है. एंड इंटरेस्टिंगली एक ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड कुछ एक्टिविस्ट हैं. इन्होंने मिलकर अदालत लगाई बाटला हाउस एरिया में. अच्छा. और इन्होंने एक पेपर निकाला कि इस आदमी ने ये कहा, इस आदमी ने कहा. अरे कोई आदमी वहाँ गया ही नहीं मौके पे, तो उसके कहने की वैल्यू क्या है? कोई कुछ भी बोल सकता है. और आप एजुकेटेड लोग हो, आप भी इस तरह की बात कर रहे हो. तो एक तो हमारी कंट्री में बिना बात की एलिगेशन लगाने का बड़ा चाव है. और ये बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, उनका काम ही है. इस केस में हाई कोर्ट में भी रिट लगी हमारे खिलाफ. NHRC की रिपोर्ट गई कि एनकाउंटर जेन्युइन है, क्योंकि एलिगेशन ये लगा था कि जी गोली टेररिस्ट ने नहीं चलाई. पहला एलिगेशन ये था. टेररिस्ट थे ही नहीं वो, उनके पास वेपन नहीं था, गोली नहीं चलाई, उनको वैसे ही मार दिया इन्होंने. अच्छा. ना एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है. अगर कोई आदमी गोली चलाता है तो उसके हाथों पे, हैंड्स पे बारूद लग जाता है. तो जब जो टेररिस्ट की डेथ हुई थी वहाँ पर, इनका हैंड वाश एम्स के डॉक्टर ने लिया जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था. वो CFSL को भेजा, तो वहाँ से एक रिपोर्ट आई कि ये हैंड वाश में उनको बारूद मिला है. सो डर्मल नाइट्रेट टेस्ट ने प्रूव करा कि उन्होंने गोली चलाई थी. नंबर 1. नंबर 2, जो वेपन रिकवर हुए थे, जो बुलेट्स रिकवर हुई थी, वो भी आया कि इन्हीं से चलाई गई हैं. तीसरा एलिगेशन लगाया था जी मोहन चंद शर्मा को गोली बिल्कुल क्लोज रेंज से मारी है, इन्हीं के आदमियों ने मार दी पीछे से. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गोली सामने से लगी हैं और क्लोज रेंज से नहीं लगी हैं. तो सारी चीज उल्टी सीधी. लेकिन NHRC ने उन सबको एग्जामिन किया. फिर एलिगेशन लगाया कि 2 आदमी भाग ही नहीं सकते थे वहां से. मौके पे वहाँ 5 आदमी थे टेररिस्ट जो थे. 2 मारे गए थे, 1 पकड़ा गया था, 2 भागने में सफल हो गए थे. एक ये भी एलिगेशन था. बाद में दोनों पकड़े गए. दोनों को सजा हुई हाई कोर्ट से, सॉरी लोअर कोर्ट से. हाई कोर्ट में इनका केस पेंडिंग है. एक को फांसी की सजा डिक्लेयर हुई है और एक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हुई है. तो वो भी बात उनकी गलत हुई. हालांकि उस समय तक ये पकड़े नहीं गए थे, बाद में पकड़े गए थे. तो NHRC ने जब रिपोर्ट दी तो उस पर भी इन्होंने कहा कि रिपोर्ट गलत है. हाई कोर्ट ने फिर उसको माना. फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी NHRC की रिपोर्ट को माना. तो उसके बाद भी लोग इलेक्शंस में बोलने लगते हैं जी. मतलब 8 के बाद 13 में इलेक्शन हुए, उसमें भी लोग बोलने लगे. अब ये तो लोगों को सूट नहीं करता. मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमारी एक नेशनल पॉलिसी ऑन टेररिज्म होनी चाहिए. और अगर कोई आदमी एलिगेशन लगाता है टेररिस्ट अरेस्ट पे या टेररिस्ट एनकाउंटर पे, देन उसके पास एविडेंस होने चाहिए. अगर नहीं है तो उस पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि भाई आप झूठे एलिगेशन कैसे लगा रहे हो. तो नहीं तो इस तरह के लोग जो जिनका कोई मतलब नहीं है, केवल अपना नाम करने के लिए या केवल वोट लेने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए. सर, आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर एनकाउंटर विद दीज हाई प्रोफाइल ऑफेंडर्स. अब सर विजय माल्या है, जैसे नीरव मोदी है, इन लोगों को देख के लगता है कि दिस इज द एपिटोम ऑफ सक्सेस. एटलीस्ट द कॉमन पीपल माइट सीम दैट वे बिफोर द केस इज रजिस्टर्ड. मिलियनेयर बन गए, बिलियनेयर बन गए, जो भी है. तो जब आप इनसे मिले, व्हेन यू मीट देम, व्हाट इज द इंप्रेशन दैट यू गेट? कैन यू स्मेल द क्रिमिनल इन देम? एंड इफ यू कांट, देन हु कैन? देखिए, इनके पास इनका केस आने से पहले भाग चुके थे. हमारे पास दोनों के जब केस आए, विजय माल्या का भी और नीरव मोदी का भी, तो इनका इंटरोगेशन नहीं हो पाया दोनों का.
लेकिन और बहुत सारे क्रिमिनल्स थे जो वाइट कॉलर क्राइम के, इनिशियली दे वुड से कि भाई हमने ये काम किया है, अपना पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे कि भाई इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब आप पकड़ोगे उनको भी, ये कंपनी तो आपकी शेल कंपनी है, ये तो ट्रांजैक्शन एक्चुअली नहीं है, तब वो धीरे धीरे पकड़े जाते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं इनमें से, जैसे काम के लिए पैसे लिए और फिर खरीद लेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़, पैसे एक कंपनी से दूसरी में भेजे, फिर शेल कंपनी में भेजे, फिर एक प्रॉपर्टी खरीद ली। जो जिस काम के लिए पैसे लिए थे वहाँ लगाए नहीं, तो वहाँ फिर वो जाके यू कैन कैच देम। लेकिन दे आर पावरफुल पीपल समटाइम्स। आप किसी बिग पॉलिटिशियन को पकड़ो एंड नेक्स्ट टाइम ही बिकम्स ए मिनिस्टर आल्सो, देयर इंस्टेंसेस। बट अगर उनके केस देखो तो बहुत बड़ा क्लियर कट नज़र आता है। एक केस में महाराष्ट्र का है ये, जो रिश्वत के पैसे थे मिनिस्टर के, वो कैलकाटा जाते थे, कैलकाटा में शेल कंपनी के थ्रू इसकी अपनी कंपनी के वो शेयर खरीदते थे एट वेरी हायर रेट। 10 रुपये का शेयर 5,000 में खरीद लिया, फिर थोड़े दिन बाद 5-6 महीने बाद वो शेयर वापस खरीद लेते थे। वो 10 रुपये का शेयर 1 रुपये में खरीद लिया वापस। तो पैसे तो आपके पास आ गए और शेयर भी वापस आ गए। तो इस तरह से रोटेशन भी करते हैं लोग। सर एक इम्प्रेशन ऑफ कोर्स ऐसा लगता है, बट बिफोर आई कम टू द इम्प्रेशन, क्या आपकी नीरव मोदी या विजय माल्या से कभी फ़ोन पे बात हुई आफ्टर देवर? नहीं, इनसे कभी बात नहीं हुई। पहली बात तो जो हम इंटरोगेशन करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी, उसमें फ़ोन पे नहीं लिया जाता इंटरोगेशन, इन पर्सन, बिकॉज इन पर्सन यू विल नो। आदमी के पास टाइम नहीं होगा, क्रैक नहीं कर सकता कि कम्युनिकेशन ब्रेक कर दे। सेकेंडली, आप जो है उसके फेस एक्सप्रेशंस को ढंग से देख सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ढंग से देख सकते हो, और बॉडी लैंग्वेज आदमी की बता देती है कि कब वो झूठ बोल रहा है, कब वो सच बोल रहा है। तो वो इन पर्सन इंटरोगेशन हमेशा बेटर रहता है। सर कितनी परसेंटेज ऑफ बिजनेसमैन डू यू थिंक आर डूइंग समथिंग इलीगल इन इंडिया? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज बिजनेसमैन की गलत काम कर रही है। बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है जो फ्रॉड करती है, जो चीटिंग करती है बैंकों के साथ, बट बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। सर विजय माल्या, डू यू थिंक ही विल एवर बी एबल टू गेट बैक? कि विजय माल्या के केस में जी, हम यूके के कोर्ट में प्रूव कर चुके कि ये आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और इसलिए हाईएस्ट कोर्ट से डायरेक्शन हो चुकी है कि वो एक्स्ट्रेडाइट करना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रेडिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। पहली बात तो यह है कि पहले जब हम एक्स्ट्रेडिशन भेजते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इस आदमी को केस बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि एक्स्ट्रेडिशन के लिए ड्यूअल क्रिमिनलिटी जरूरी है। जो क्राइम इंडिया में है वही क्राइम उस कंट्री में भी होना चाहिए, तभी वो एक्स्ट्रेडाइट करेंगे। उसके बाद वो कंट्री कोर्ट में जाती है कि इसको एक्स्ट्रेडाइट कराना है, यानी यूके कोर्ट में जाएगी कि इसको हमें एक्स्ट्रेडाइट कराना है इंडिया की रिक्वेस्ट पर। वहाँ इंडियन हमारे सीबीआई के लोग भी गए थे, ईडी का हमारे जॉइंट डायरेक्टर भी गए थे इन द कोर्ट, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो उन्हीं के थ्रू होता है। हाईएस्ट कोर्ट तक ये डिसीजन हुआ कि इनको एक्स्ट्रेडाइट करना है। उसके बाद क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं जी इसने असाइलम की एप्लीकेशन लगा रखी है, क्योंकि उसके बाद इट इज़ नॉट ए जुडिशियल डिसीजन, इट इज़ ओनली ए ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन टू सेंड हिम टू इंडिया। तो देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि उसको जरूर भेजेंगे। सर आपके टेन्योर में ईडी में क्या चेंजेस हुए? ईडी में जो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे नज़र आई वो थी मैन पावर की शॉर्टेज। उस समय मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, ईडी में सैंक्शन स्ट्रेंथ थी 2068 और प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी अराउंड 500। तो एक इंसिडेंट हुआ। एक दिन नृपेंद्र मिश्रा जी का फ़ोन आया जो पीएम के पीएस थे, कि भाई ईडी के बारे में चर्चा हो रही थी पॉलिटिकल लेवल पे कि भाई ईडी काम नहीं करती है,
केसेस पेंडिंग रहते हैं। तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक, चर्चा हुई है, हम काम नहीं कर पा रहे। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि मैं अपने डिपार्टमेंट की खुद ही नेगेटिव बोल रहा हूँ। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कि सर मेरे पास आदमी नहीं है, 2068 की जगह 500 के करीब आदमी है, तो वर्क कैसे होगा? तो कहने लगे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा सर पहली बात तो विनीत नारायण का केस हुआ था एक सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा था CBI एंड ED के ऑफिसर्स को यहाँ बेटर टैलेंट लाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एडिशनल पे होनी चाहिए, जो CBI के ऑफिसर्स को तो मिलती है, ED के ऑफिसर्स को नहीं मिलती। दैट इज़ नंबर 1। मैंने कि नंबर 2 सर, हमारा जो डेपुटेशन भी होता है डिप्टी डायरेक्टर एंड बिलो, वो UPSC के थ्रू होता है और वहाँ बहुत टाइम लगता है। CBI में जो DSP एंड बिलो का जो होता है वो DOPT के थ्रू होता है, तो हमारा भी DOPT के थ्रू करा दो। तो उन्होंने कहा प्रपोजल भेजो। मैंने प्रपोजल भेजा, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद मैन पावर बढ़ने लगी। तो एक तो ये स्टेप हुआ। सेकेंडली, जब हम मौके पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सीज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सीज करते हैं, तो CFSL भेजते हैं उसको। ना CFSL रिपोर्ट किसी केस में 1 साल लगता था, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल। अब इन्वेस्टिगेशन तो आज हो रहा है और रिपोर्ट हमें मिलेगी 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो उसका एडवांटेज नहीं है। देन हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा कि भाई हमें साइबर लैब क्रिएट करनी है। तो हमने साइबर फॉरेंसिक्स लैब 5 क्रिएट की ED में, एक पुलिस हेडक्वार्टर में, बाकी हमारी 5 रेंज ऑफिसर्स थे, एक दिल्ली में, एक कलकत्ता में, एक बम्बई में, एक चेन्नई में और एक चंडीगढ़ में। तो यहाँ भी, तो ये जो 6 लैब खुली ED में, इससे क्या हुआ कि हम सेम डे हमें हमारी रिपोर्ट मिल जाती थी, ताकि इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो गया। और इन चेंजेस का काफ़ी फ़ायदा हुआ। जी सर। इसके अलावा हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश किया अपना, जिसमें जिसका भी इंडक्शन होता था उसको ट्रेनिंग देते थे कि भाई कौन कौन से लॉज आप डील करते हो, उसका कैसे उसको हैंडल करोगे। और हमने मॉक कोर्ट्स भी लगवाए, ताकि भी कोर्ट में आप एविडेंस तो आपने कलेक्ट कर लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कोर्ट में क्या चीज़ एडमिसिबल है क्या नहीं है। ठीक बात। तो वो भी करा। तो उससे काफ़ी ED के ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में फ़ायदा हुआ। सर इन चेंजेस के बाद ED में भर्ती होने के क्या तरीके हैं? ED में जो भर्ती होने के 2 सोर्स हैं एट द मोमेंट। एक तो है ED में रिक्रूटमेंट, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के रैंक पे रिक्रूटमेंट होता है, जिसको SSC करती है रिक्रूटमेंट। दूसरा है जो वैकेंसी रह जाती हैं उनमें डेपुटेशन पे जो ऑफिसर्स आते हैं वो जनरली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के आते हैं, जैसे कस्टम्स के हैं, इनकम टैक्स के हैं, पुलिस के हैं, इन एरिया से लोग आते हैं। और जो सिलेक्शन होता है डिफरेंट रैंक्स का, जैसे JD एंड अबव का जो होता है, उसको CVC करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनके कमेटी होती है। वहाँ पर सारे केसेस, सारे का बैकग्राउंड चेक होता है, डिस्कस होता है, और फिर वो सेलेक्ट करते हैं, और फिर ये सेलेक्ट होकर फिर गवर्नमेंट को जाता है, और वहाँ से अप्रूवल के बाद जो है वो लोग ले लिए जाते हैं। दूसरा है डिप्टी डायरेक्टर एंड बिलो। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, अच्छा, लोगों से रिकॉर्ड आ जाता है उनका, फिर उनको चेक करते हैं ED में कि भाई ये लोग जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। जो सेटिस्फाई करते हैं फिर उनके बारे का बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि भाई ये किस बैकग्राउंड के हैं, बैकग्राउंड ठीक भी है या नहीं ठीक है। देन एक कमेटी बैठती है DOPT में, हेडेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी DOPT, जिसमें ED के ऑफिसर भी होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी होते हैं। फिर उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। Culminating in the Batla House encounter and the controversy thereafter. Controversy sir is not what interests me. मुझे तो इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि हमें सर पता कैसे चला, हाउ डिड वी इंटरसेप्ट, हाउ डिड वी फाइंड आउट, और 1 हफ्ते के अंदर केस क्रैक कैसे हुआ। जी। और सर एक ये भी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि कुछ समय हो गया है उस इंसिडेंट को, तो थोड़ा सा हमको अगर हम रिफ़्रेश कर पाएँ
कि क्या हुआ था प्रिसाइसली और रेप्रिकॉशंस क्या थे और कैसे इंटरसेप्ट करा उनको हमने, एनकाउंटर के डिटेल्स और जो भी आप शेयर करना चाहें सर। जब हम टेररिज्म की बात करते हैं जी। अगर हम अपनी पूरी कंट्री में देखें तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा स्टेट है, पार्ट्स हैं, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया। जी। नागा इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी इंडिपेंडेंस के टाइम से ही। जी सर। मिज़ोरम में बाद में आई। इसके अलावा कश्मीर में जो प्रॉब्लम हुई बिगिनिंग में भारत में ज्वाइन करने की वजह से, पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान में ज्वाइन करे, तो वो एक प्रॉब्लम कंटिन्यू रही वहाँ पर। नक्सल प्रॉब्लम्स 1967 में शुरू हुई। जो हम बात करते हैं कि हिंटरलैंड में जिहादी टेररिज्म, इसकी शुरुआत 90s में हुई। 90s के बिगिनिंग में सबसे पहले बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, फिर बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट हुए। जब बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट हुए तो वो केसेस सीबीआई ने सॉल्व किए। उसमें कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन उनका जो मेन सरगना था अब्दुल करीम टुंडा, वो पाकिस्तान भाग गया और पाकिस्तान में उसने लश्कर-ए-तौयबा, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, शेल्टर दे रहा था, उसको उसने जाके ज्वाइन कर लिया। और फिर वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मदरसों में स्पीच देता था और स्पॉट करता था कौन उसकी बात पे हाँ हूँ कर रहा है, गर्दन हिला रहा है, और फिर उसको अलग से बुलाता था और फिर उन लोगों को ट्रेनिंग में भेजता था। ट्रेनिंग के बाद फिर इंडिया में एक्शन करने के लिए भेजता था। तो ये जो इनिशियल फेज था 90s का, इसमें जितने भी लोग टेररिज्म में, जिहादी टेररिज्म में ज्वाइन किए, मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तान से ओरिजिन हुए या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ओरिजिन हुए या बांग्लादेश से ओरिजिन हुए। मैं क्राइम ब्रांच में था 97 से 99 के बीच में, तो उस समय दिल्ली और दिल्ली के आसपास 42 ब्लास्ट हुए थे, जिहादी टेररिज्म के थे। उसको क्रैक किया हमारी टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने, और 28 मॉड्यूल्स ऑल ओवर इंडिया उसके पकड़े गए। तो एक तरह का टेररिज्म का फेज जो था वो वहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके बाद 9/11 हुआ अमेरिका में। यूनाइटेड नेशंस की और इंटरनेशनल बॉडीज़ की तवज्जो जो है टेररिज्म पे बढ़ी। बिल्कुल जी। और टेररिज्म के ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी इसको एक अपना एजेंडा बनाया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें सारी कंट्री। अब पाकिस्तान को थोड़ा डर लगा कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए, ISA को लगा कि डायरेक्टली उसका नाम नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने इंडियन ओरिजिन के लोगों को पटाना शुरू किया ताकि अल्टीमेट ब्लेम ISI पे ना आए, पाकिस्तान पे ना आए, या पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे ना आए। तो एक नई ऑर्गेनाइजेशंस की रचना हुई जिसका पहली बार पता लगा जब यूपी में कोर्ट में ब्लास्ट हुए थे। तो पहला एक ब्लास्ट के टाइम पे ही एक ईमेल आया जिसमें कहा कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं और ये ब्लास्ट हमने करें। इसके बाद जो है और भी जगह ब्लास्ट हुए, बनारस में ब्लास्ट हुए। मई 2008 में 13 मई 2008 में जयपुर में ब्लास्ट हुए। उस समय भी एक ईमेल आई कि भाई ये इंडियन मुजाहिदीन ने किया है। अब एक थ्योरी शुरू होती है कि इंडियन मुजाहिदीन क्या है जी। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ने एक थ्योरी लगाई कि इंडियन मुजाहिदीन इज़ पार्ट ऑफ सिमी, बिकॉज सिमी का पहला एस काट दो और अकेला आई काट दो तो IM बचता है इंडियन मुजाहिदीन। कुछ लोग इससे इत्तेफाक भी नहीं रखते थे कि भाई ये थ्योरी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने हुजी के हरकत जिहाद इस्लामी जो बांग्लादेश बेस्ड थी उसके कुछ लोग पकड़े जो उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट हुए थे, लेकिन ये लोग जो थे वो लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले थे, रियल परपेट्रेटर थे वो नहीं पकड़े गए थे। तो ब्लास्ट होते रहे उसके बाद भी। उसके बाद 26 जुलाई 2008 को इंडियन मुजाहिदीन ने गुजरात में 2 जगह बम प्लांट किए, एक अहमदाबाद में और एक सूरत में। अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए लेकिन सूरत के ब्लास्ट नहीं हुए।
बाद में एनालिसिस करके पता लगा सूरत में ब्लास्ट इसलिए नहीं हुए कि इन्होंने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज़ किया था फर्स्ट टाइम ब्लास्ट करने के लिए। और सूरत में जो ब्लास्ट बॉम्ब लगाए थे उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो था उसमें कैपेसिटर मिसिंग था। तो फॉर्चुनेटली करीब उन्होंने वहाँ पर 31 बॉम्ब प्लांट किए थे। 31? हाँ, तो बहुत नुकसान हो सकता था। फिर उन्होंने 13 सितंबर को दिल्ली में ब्लास्ट किया। इस बीच गुजरात पुलिस ने सिमी के कुछ लोग पकड़े, लेकिन वो भी लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले थे, एक्चुअल परपेटर नहीं थे जिन्होंने एक्चुअली ब्लास्ट किए। मास्टरमाइंड नहीं थे जिन्होंने एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करा था। जो सिमी के लोग वहाँ पकड़े गए गुजरात में, उन्होंने बताया कि जी वो लोग 4 फ़ोन यूज़ करते थे। कौन थे ये तो उनको नहीं पता था। वो 4 फ़ोन के नंबर पता लग गए गुजरात पुलिस को। उन्होंने और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी शेयर किए। सब ने उन पे काम करना शुरू करा, हमारे साथ भी शेयर किया गुजरात पुलिस ने। ये चारों फ़ोन जो आपस में बात करते थे। ओके। इससे बाहर कहीं बात नहीं करते थे। अच्छा। इसमें एक फ़ोन इन बिटवीन 26 जुलाई से पहले दिल्ली आया और बाटला हाउस के एरिया में रुका। ओके। एक तो इन्फॉर्मेशन ये हमें उससे इम्पोर्टेंट मिली। दूसरा इसमें से जो एक फ़ोन था उस पर एक कॉल आई थी 1 सेकंड की। 1 सेकंड की कॉल का मतलब है कि जब आप कॉल को कट कर दो, यानी ना तो ये मिस्ड कॉल है ना ही प्रॉपरली रिसीव्ड कॉल है, तो 1 सेकंड की कॉल होती है। तो कट कर दिया तो अधिकतर जो एजेंसीज काम कर रही थी उन्होंने सोचा तो बेकार की कॉल है। लेकिन हमारी टीम जो काम कर रही थी, जो मोहन चंद शर्मा हमारे इंस्पेक्टर थे जो उसको लीड कर रहे थे इस इन्वेस्टिगेशन को, उसने इस पर भी वर्क करना शुरू करा। जिस फ़ोन से कॉल आई थी उसकी लोकेशन उस समय बम्बई थी, ओरिजिनल लोकेशन इसकी लखनऊ आती थी। तो उस फ़ोन का जब एनालिसिस करा गया तो उससे कुछ कॉल दिल्ली में बाटला हाउस एरिया में भी आई थी एक फ़ोन पे। तो उस फ़ोन को ऑब्जर्वेशन पे ले लिया गया। दिल्ली में ब्लास्ट हुए 13 सितंबर को, हमारी सारी टीम काम करने पर लग गई। लेकिन मैं बता दूं कि ये नहीं है कि जब दिल्ली में कोई टेररिस्ट एक्ट होगा तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काम करेगी। इंडिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, हमारी स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस की, वो वहाँ पर विजिट करती है। अच्छा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और डिफरेंट जगह के ब्लास्ट की इन्फॉर्मेशन को कोलेट करती है ताकि पता लगे कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कंट्री में। हम भी सॉल्व कर सकते हैं केसेस को बाहर वाले ब्लास्ट के। तो इस पर ऑलरेडी टीम हमारी काम कर रही थी। 18 सितंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट दी करीब 12 बजे के आसपास। गुजरात में जो बम लगाए थे इन्होंने, तो 4 कारों का इस्तेमाल भी किया था। उन चारों कारों में बम लगाए गए थे और उनको हॉस्पिटल में स्टेशन किया गया था, 2 अहमदाबाद में और 2 सूरत में। टेररिस्ट का पर्पज़ ये था कि जब इंजर्ड लोग और उनके रिलेटिव हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल में बम ब्लास्ट हो। जो अहमदाबाद में हुए, सूरत में वो नहीं हो पाए ब्लास्ट जो है। 31 लगाए गए थे आपने बताया। हाँ, 31 हुआ और 2 कार। ये चारों कार जो थी बम्बई से चोरी हुई थी। तो बम्बई पुलिस ने उस पर काम करना शुरू किया था और उसके दौरान उनको वो चोर मिल गया जिसने वो कारें इनको सप्लाई की थी। ओके। तो उस चोर ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसने घर को आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पर कुछ लोग बम बना रहे थे। और वो 13 लोग जो हैं वो 26 जुलाई को राजधानी से दिल्ली गए थे, जिस दिन ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर अहमदाबाद में। ये इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई 18 सितंबर को 2008 को दी गई इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। इस पे इमीडिएटली काम करना शुरू किया कि हमने ये सोचा कि अगर ये लोग दिल्ली से गए होंगे तो दिल्ली से रिटर्न रिजर्वेशन कराने के बहुत चांस हैं। तो ये देखा कि किस किस आदमी ने रिटर्न रिजर्वेशन कराया है दिल्ली से जयपुर से वापस आने के लिए। तो उसमें हमें 13 लोगों का रिकॉर्ड मिला। एग्जैक्ट नंबर जो आईबी की रिपोर्ट में था। लेकिन ये 13 के 13 लोगों का एड्रेस गलत था। हो सकता है नाम भी गलत हो। तो वहाँ पर ये डेड एंड आ गया। फिर ये सोचा गया कि जिस नंबर को ऑलरेडी हम ऑब्जर्वेशन पे लगा रहे थे, क्या ये नंबर रेलवे स्टेशन पे था, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जहाँ से रिजर्वेशन कराया था, जिस समय रिजर्वेशन कराया गया। तो ये देखा गया कि ये नंबर वहाँ पर मौजूद था। तो एक डाउट बढ़ा इस नंबर पे। फिर इस नंबर के ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि भाई 26 जुलाई को ये फ़ोन कहाँ था, लोकेशन कहाँ थी, 13 मई को इस फ़ोन की लोकेशन कहाँ थी।
तो 26 जुलाई को फ़ोन बंद था। बंद था। 13 मई को भी ये फ़ोन बंद था जब जयपुर में ब्लास्ट हुए थे, और जब 13 सितंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे तो भी ये फ़ोन बंद था। तो इस पे डाउट और बढ़ना शुरू हुआ, और जब इसकी कॉल का वो किया गया तो एक इंटरेस्टिंग कॉल नज़र आई। पहले तो वो डाउटफुल नहीं लगती थी, बट अब डाउटफुल वो लगी। उसमें एक आदमी करोल बाग एरिया से बोल रहा है कि जी यहाँ ऑटो खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग से? कॉल रिकॉर्डिंग में करोल बाग में जो ब्लास्ट हुआ था वो ऑटो से ही हुआ था, ऑटो में ही हुआ था। हाँ। तो यहाँ एक थोड़ा लिंक लगा। एक और कॉल मिली कि बम्बई लखनऊ से कोई सामान आया इनका, एंड दिल्ली वाला जो है वो मुंबई वाला लखनऊ वाले आदमी जो सामान ला रहा है बार बार उसको कह रहा है ध्यान से लाना। अब कैसी क्या चीज़ थी जो 10 बार फ़ोन कर रहा है रात को। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई यहाँ पर सर्च की जाए। डाउट है, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट था, लेकिन डाउट था कि हो सकता है ये लोग इंडियन मुजाहिदीन के हों। तो करीब रात को 11-12 बजे हमें कंफर्म हुआ, तो हम वहाँ पर सारे ऑफिसर्स हम बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या अभी रेड डालनी चाहिए। तो उस समय जो है ये इनका जो एक फेस्टिवल होता है वो फेस्टिवल चल रहा था। तो ये था कि हो सकता है वहाँ पर ना हो। रमज़ान का महीना था एक्चुअली, तो रमज़ान के में अधिकतर फास्ट रखते हैं, तो हो सकता है कि रात को घर पे ना मिलें। ठीक। तो ये डिसाइड हुआ कि सवेरे वहाँ पर सर्च करेंगे। करीब 2 बजे मीटिंग ख़त्म हुई, तभी मुझे बताया किसी ने कि मोहन चंद शर्मा जो हमारा इंस्पेक्टर है, जो फर्स्ट टीम को लीड करेगा, 2 टीम बनाई गई थी। एक पहली टीम जिसको मोहन चंद शर्मा लीड करना था, दूसरी टीम जिसको ACP संजीव यादव को लीड करना था। कि मोहन चंद शर्मा के बेटे को डेंगू है, बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम रेस्ट कर लो, कोई और लीड कर लेगा टीम को, तुम अपने बेटे को देखो। तो कहने लगा नहीं सर मैं ही जाऊंगा, मेरे फादर आ गए हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बेटे को देख लेंगे, लेकिन ये टेररिस्ट को पकड़ने का मौका है, देश के लिए काम करने का मौका है, मैं ज़रूर रेड पे जाऊंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में होम मिनिस्ट्री का विजिट था, एंड उस विजिट में DCP एंड अबव वो मीटिंग अटेंड करनी होती है। हमारी टीम रेड डाल रही थी, तो मैंने CP साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे एग्जामिशन दें मीटिंग के लिए, और मेरे DCP को भी, आलोक था DCP, उसको भी एग्जामिशन दें, हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। वो परमिशन मिल गई। तो मैं स्पेशल सेल के ऑफिस में बैठा था, और ये जो टीम थी उनका ये था कि पहली जो टीम थी मोहन चंद शर्मा की, वो प्लेन क्लोथ में जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं वो लोग वहाँ होंगे या नहीं होंगे। और बाटला हाउस का एरिया बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। ओखला के पास है सर। ओखला के पास है। अगर आप वहाँ यूनिफॉर्म में जाएं, भीड़ हो जाएगी, या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाएं, तो लोगों को पता लग जाएगा कि पुलिस यहाँ आई है। और अगर वो वहाँ नहीं मिले तो टेररिस्ट ने फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट टीम जो है प्लेन क्लोथ में थी, शॉर्ट जो वेपन है हमारे स्मॉल वेपन से उसके साथ गई थी। उसमें एक सब इंस्पेक्टर जो था पहले ऊपर चेक करने गया कि भाई घर में कोई है भी या नहीं। धर्मेंद्र जो था सब इंस्पेक्टर, उसने वोडाफोन के जो वो आदमी होते हैं उस तरह का बैग वैग डाल रखा था ताकि किसी को डाउट ना हो। ऊपर जाके जब उसको 4th फ्लोर पे, ये L18 बाटला हाउस में 4th फ्लोर पे ये घर था, फ्लैट था, जब उसने देखा अंदर से आवाज़ आ रही है, तो उसने रिमेनिंग टीम 7 लोगों की टीम जो थी टोटल मिल गई है, वो ऊपर गई। मोहन चंद शर्मा उसको लीड कर रहे थे, तो उसका दरवाज़ा बंद था अंदर से। इन्होंने नॉक किया तो दरवाजे अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर उन्होंने नॉक किया कि मैं पुलिस है, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उस घर के 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा और था जो साइड में था, उसको पुश किया एक ऑफिसर ने, तो खुल गया। तो सबसे पहले मोहन चंद शर्मा अंदर गए, फिर उसकी टीम गई। तो आप समझ लो उस घर का टोपोग्राफी ऐसी थी, जैसे ये साइड के दरवाजे से एंटर हुए, लेफ़्ट साइड पे एक वॉशरूम था, सामने एक रूम था, राइट साइड पर टर्न करें तो उनका ड्राइंग रूम था, और ड्राइंग रूम के लेफ़्ट साइड पे किचन थी और एक और रूम था। तो जैसे ही अंदर घुसे फायरिंग शुरू की इनके ऊपर।
तो हमारी टीम ने भी फायरिंग का जवाब दिया। इसमें मोहन चंद शर्मा और कुछ ऑफिसर ड्राइंग रूम में, उनसे इनका गोलियां चली एक दूसरे के पर। एक दो ऑफिसर्स ने किचन के पास से जाके फायरिंग की। उन्होंने दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश भी की, तो 2 लोग वहाँ भागने में कायम हो गए। 2 लोग वहाँ गिर पड़े। मोहन चंद शर्मा को वहाँ गोली लगी और एक और हमारे हेड कांस्टेबल थे जिनको भी गोली लगी। इन दोनों को इमीडिएटली शिफ्ट किया गया। मैं जब ऑफिस में था तो करीब 11 बजे के करीब मोहन चंद शर्मा का फ़ोन आया था। अच्छा। कि सर वो घर में कुछ लोग हैं, हम अंदर जा रहे हैं। तो आई टोल्ड हिम बेस्ट ऑफ लक। तो मैं वेट कर रहा था एक्चुअली अपडेट है कि मोहन चंद शर्मा का फ़ोन आएगा, क्या हुआ। लेकिन 15 मिनट बाद ये फ़ोन आया इसका, संजीव यादव का, जो हमारी सेकंड टीम थी, डीसीपी। हाँ, एसीपी संजीव यादव। ही वाज इन ए मतलब चोक्ड वॉइस, जैसे वो रो रहा हो। उसने कहा सर वो मोहन चंद शर्मा को गोली लगी है और एक हेड कांस्टेबल को गोली लगी है, दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, टेररिस्ट अंदर है। तो मैंने उसको कहा कि भाई कंटेन करो उनको, कोशिश करो कि वो भाग ना पाए वहाँ से, मैं और फोर्स को बुला रहा हूँ। तो मैंने इमीडिएटली सीपी साहब को फ़ोन किया, लेकिन वो होम मिनिस्टर के साथ थे तो बात नहीं हो पाई। फिर मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया कि मुझे 5 कंपनी फोर्स बाटला हाउस एरिया में इमीडिएटली चाहिए और एक प्लाटून कमांडो चाहिए। तो वो इमीडिएटली उसके 2-3 मिनट बाद फ़ोन आ गया स्पेशल सीपी एडमिनिस्ट्रेशन का, नीरज कुमार जी थे, वो भी मीटिंग में थे। पर जब इन्होंने पीसीआर ने बताया होगा कि जी स्पेशल सेल वाले इतनी फोर्स मांग रहे हैं, तो उनका फ़ोन आया नीरज कुमार जी का कि क्या बात हो गई। आई टोल्ड हिम कि वी ऐसे लेटर हु बिकेम सीपी दिल्ली। यस, कि मैंने बताया ऐसे ऐसे एनकाउंटर हो गया, मुझे फोर्स चाहिए। उन्होंने कहा इमीडिएटली फोर्स आ रही है। मैं और हमारा डीसीपी आलोक भी मौके पे पहुंच गए जी। उस समय तक फोर्स नहीं आई थी, फोर्स बाद में आ पाई थी। तो जैसे ही वहाँ मौके पे पहुँचे तो गाड़ी पहले खड़ी की, उसके आगे पतली गलियाँ हैं। तो जब आगे बढ़े तो लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे एक मॉस्क भी थी, खलीलुल्लाह मॉस्क, उस पर बहुत भीड़ थी। और उससे थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे एक गली थी 100 मीटर के करीब। उस गली के बीचों बीच ये फ्लैट था, मतलब L18 बाटला हाउस जो जगह थी, और उसकी 4th फ्लोर पे वो घर था जिसमें हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ संजीव ने बताया, आफ्टर संजीव ने वहाँ पहुँचा, संजीव यादव की टीम वहाँ पहुँची, वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट में थी। तो उन्होंने दोबारा घर में घुसे, एक कमरे में वहाँ से गोलियों का हुआ जब ये अंदर घुसे तो, और फिर इन्होंने उस पर फायरिंग की। एक वहाँ मारा गया, एक बाहर पहले मारा गया था बाहर, 2 भाग गए थे, एक बाथरूम में छुपा हुआ मिल गया। अच्छा। तो उससे पूछा तो उसने बताया इनिशियली कि भाई ये ब्लास्ट उन्होंने किए हैं पहले। तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यही है। वहाँ पर एक AK-47 भी मिली, लैपटॉप भी मिले और इनके मोबाइल फ़ोन भी मिले, जिनका बाद में जब एनालिसिस किया गया लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन का, तो एक तो जो गुजरात में ब्लास्ट हुए थे उसमें जो इन्होंने बॉम्ब प्लांट किए थे, प्लांट करने से पहले उन सबको एक तरतीब में रखा था, I और M बना के। अच्छा। इंडियन मुजाहिदीन, पीछे एक पर्दा लगाया, उस पर लिखा गुजराती में इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद, और उसका वीडियो भी बनाया हुआ, फ़ोटो। वो इसमें हमें इनके लैपटॉप में भी मिला और मोबाइल फ़ोन पे भी मिला। स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस, प्रूव ही कर देता है। यस। इसके अलावा जब जयपुर में ब्लास्ट हुए थे, वहाँ साइकिल्स पे ब्लास्ट हुए थे, साइकिल पे बम रखे थे। तो ब्लास्ट होने से पहले एक साइकिल में बम रखा का पूरा वीडियो उसमें मिला। देन जो गुजरात में कार प्लांट की थी, चोरी वाली कार, उन कार में बम प्लांट का वीडियो मिला। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अगेंस्ट देम कि यही लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये चीज़ किसी और के पास हो नहीं सकती थी। देन इनके लैपटॉप में बहुत सारे सॉन्ग्स थे, जिहादी सॉन्ग, मोटिवेशनल जिहादी सॉन्ग्स, और बहुत सारे वीडियो क्लिप्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, ऑडियो थे, फोटोज़ थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, टू शो कि इनकी कम्युनिटी के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, सो दैट मोटिवेट कर सके लोगों को ज्वाइन करने के लिए।
सर इस पॉडकास्ट का एक पर्पस है कि लोगों को वो बताया जाए जो स्कूल और कॉलेजेस नहीं सिखा पाते। तो ऐसी कौन सी चीज़ें सर जो आप इंक्लूड करना चाहेंगे उस सिलेबस में जो लाइफ का सिलेबस हो? एक तो लोगों को नॉलेज होनी चाहिए हमारे लॉ के बारे में, पर्टिकुलरली जनरल लॉज, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में, कि कौन सा एरिया ख़राब है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी, आज की डेट में अगर हम देखें साइबर क्राइम के बारे में, स्कूल्स में उनको समझाना चाहिए कि भाई ये मत करो, इससे नुकसान हो सकता है, इससे तुम फंस सकते हो, इससे साइबर क्रिमिनल तुमसे फ़ायदा हो सकता है। तीसरा जो टॉपिक मैं फील करता हूँ वो नेशनलिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए। सर शायद फ्यूचर में जी, कुछ ऐसा हो जो हम पढ़ा पाएँ बच्चों को एग्जैक्टली। सर्टेनली नेशनलिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी हम पढ़ा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोर्सेज शुरू भी होने लगे हैं जगह जगह, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दो चीज़ तो, एक तो नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड हो गई, एक इससे कनेक्टेड हो गई। तीसरी चीज़ जो है बेसिक लॉज अबाउट इनकम टैक्स, GST नाउ नया है, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आदमी को, क्योंकि आदमी जब सर्विस करने लगता है तो उसको आइडिया ही नहीं होता कि इनकम टैक्स के क्या लॉज हैं। उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बता देता वही कर देता है। बिल्कुल। अभी एक इंसिडेंट हुआ, UPSC का एक एस्पिरेंट सेलेक्ट हो गया। उसने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में अप्लाई किया। उसकी मदर की इनकम 8 लाख से कम थी। टीचर थी स्कूल में, लेकिन उस साल उसको कुछ वो मिला था, इंक्रीमेंट नहीं, पिछले सालों का एरियर। हाँ। अब वो इनकम टैक्स ऑफिसर ने उस एरियर को उसकी इनकम दिखा दिया, वो 8 लाख से ऊपर हो गई। He got disqualified? हाँ, he got selected in the general category, but not in that category. Not in that. He would have gotten a better service maybe. Yes. तो अब सवाल ये है कि अगर उसको खुद नॉलेज होती या पेरेंट्स को नॉलेज होती तो कम से कम ऐसी गलती नहीं करती। ये बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज सर बड़ी ज़रूरी होनी। जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इफ आई कैन ऐड, आई थिंक जनरल लॉज अपने राइट्स के बारे में, जी, हाउ टू अप्रोच द पुलिस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द CRPC, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट। ये बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन तो हर एक वेल एजुकेटेड आदमी एब्सोल्युटली यू आर राइट। हो सकता है सर कभी फ्यूचर में हमको मौका मिले तो फिर हम ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन करें, एंड इफ इट इज़ डिसेमिनेटेड बाय एन एक्सपर्ट लाइक यू, आई थिंक इट वुड बी ए मैटर ऑफ नेशनल सर्विस। थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेजर सर टू बी स्पीकिंग विद यू टुडे। थैंक यू, आपने मुझे बहुत टाइम दिया। थैंक यू। और बड़े पेशेंटली सर आपने मुझे बताया, एंड योर पेशेंट नेचर इज़ वेरी अपेरेंट टू मी, and makes me very confident that police officers are like you. One has the image of a swashbuckling, gunslinging, hot-headed person, but you're very methodical, very systematic, very calm. See, that is made by our movies. The image of police, the police will always be late. Because hero has to do work. And if hero is a policeman, then there is no law for him. Sir, another person who really reminds me, who's similar, we spoke about him, Neeraj sir. Yes. Neeraj Kumar sir. He's also, I think, similar personality to you, I felt. I spoke to both of you. And about time, sir. Sir, I'm not kidding when I say that we had to meet at 4 p.m. He came when the clock struck 4. He's never late. Right. He's always on time. And that I have noticed that I think policemen are actually very analytical people, especially the senior officers, and also very, very well educated and highly intelligent too, with so many of them having background in mathematics, Right. physics, engineering. So I think that is the type of police force we deserve. Of course, sir, a long way to go, but I am not the one to comment on it. Right. Thank you so much, sir. Thank you. It's an honor. Thank you, sir.